कि रुख बदल दूंगा हवाओं का, रुख बदल दूंगा हवाओं का, गर मेरा साथ निभाते रहिए। और जब भी आवाज उठाऊं तेरे हक के खातिर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। और उसमें हम लोग एक एक रुपए के लिए परेशान हो गए। मुझे बड़ा आज भी मुझे अफसोस होता है, गरीबों के बीच में बैठे, गरीबों के साथ रहे। नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, किसी ने कहा है कि कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी ज़रूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, और उभरने ही नहीं देती हैं बेईमानियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। दोस्तों, आज हम आपको फिर अपने कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिनकी कहानी में अगर देखा जाए तो जो उनका शुरुआती जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी है और सदा अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे और साथ में दूसरों के लिए भी लड़ते रहे। दूसरों के हक के लिए, दूसरे के अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। उनका संघर्ष का समय तो बहुत लंबा रहा और करते-करते कहते हैं कि अगर हम संघर्ष करने को तैयार होते हैं तो उन चुनौतियों को हम पार करने के बाद एक मकाम भी बना लेते हैं। तो आज वो वर्तमान में भाजपा के एक सक्रिय सदस्य हैं जो कि लखनऊ में जाने पहचाने जाते हैं, उनकी एक पहचान है। इसके अतिरिक्त अगर समाज सेवा की फील्ड की बात करें तो समाज सेवा में उनको एक कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें उनकी सेवा को बच्चा-बच्चा जानता है कि वो किस तरीके से दूसरे के दर्द में, दूसरे के ज़ख्मों में मरहम लगाने का काम कर रहे थे। और इसी के साथ में अगर हम उनके संघर्ष की बात करें तो वो एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत, अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए टैक्सी तक चलाई है और आज वर्तमान में वो एक सफल व्यापारी भी हैं। आइए आज हम मुलाकात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व से। सुरेश जी नमस्कार। और आपका नमस्कार। इस भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दिखाने की, उनके जीवन के कुछ पहलुओं से समाज को रूबरू कराने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में, आम जीवन में तमाम संघर्ष किए तो हैं, लेकिन वो समाज के लिए, उनके दुख दर्द के लिए, उनके अधिकारों के लिए आगे आके खड़े होते हैं। उनकी मदद के लिए वो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और ऐसी एक शख्सियत आप हैं। सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि एक तो सुरेश चंद्र उपाध्याय वो हैं जिनको आज समाज जान रहा है, लेकिन ये सुरेश चंद्र उपाध्याय जो नाम बनाए हैं, जो पहचान बनाए हैं, वो शुरुआती आप जो जीवन रहा आपका, क्योंकि कुछ जानकारियाँ हमें मिली, बड़ा कठिन समय था, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए ऐसा है, तो मैं पहले सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो देहात में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, गांव की मिट्टी में पैदा हुआ और धीरे धीरे करके मैं बड़ा हुआ, होश संभाला। मेरे पिताजी लखनऊ में नौकरी करते थे, मेरे मम्मी भी मेरे पिताजी के साथ रहती थी। मैं लखनऊ आया। लखनऊ में चूँकि मेरे माताजी को पहले ट्यूमर हुआ, ट्यूमर के बाद ब्लड कैंसर हो गया। करीब 9 साल तक मेरी माँ का इलाज चला और उसमें हम लोग एक एक रुपए के लिए परेशान हो गए। मुझे बड़ा आज भी मुझे अफसोस होता है, क्योंकि माँ थी, सबकी माँ। जब हम लोगों ने होश संभाला तो अपनी माँ को खो दिया, लेकिन उसमें मेरी पढ़ाई में, मैं अपने भाइयों में पढ़ाई में सबसे कमज़ोर था, लेकिन शुरू से ही मैं खुददार व्यक्ति था।
हिंदुत्व के नाम पर समाज में सेवा करने का एक लगन जैसे होती है, एक इच्छा, वो शुरू में ही मेरे पास थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मैं ऐसा चाह करके भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कमजोर पहले से था, तो कुछ परिस्थितियों ने मुझे और लाचार बना दिया। मेरी माँ 9 साल बाद हम लोगों को छोड़ के चली गई। इसके बाद चूंकि पिताजी अकेले हो गए, पिताजी के पास कोई सहारा नहीं बचा, माँ ही उनको एक मात्र सहारा थी। हम छोटे थे, अपने पिताजी के साथ उनके साथ रह करके उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब चूंकि शुरू से ही मैं खुददार किस्म का लड़का व्यक्ति था और पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होने के नाते मुझे नौकरी तो जल्दी मिलती नहीं। मैंने टैक्सी भी चलाया, टेम्पो टैक्सी, और टैक्सी चलाया करीब 2-3-4 साल। उस टैक्सी के दौरान मैंने देखा, उस समय शादी आपकी हो चुकी? जब टैक्सी चलाया तो नहीं, शादी हो गई थी। मुझे भी मेरी बीवी आ गई, मेरी पत्नी आ गई, तो मेरे ऊपर भी बर्डन हो गया। तो मैंने टैक्सी चलाया और उस टैक्सी चलाने के दौरान मैंने उन गरीब व्यक्तियों को देखा जो सुबह से शाम तक ऑटो रिक्शा टेम्पो चलाते थे। उन्हीं के बीच में मैं रहता था, उनके जीवन से उन लोगों के बीच में मैं उनके दर्द को महसूस किया कि ओह, ये लोग कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। आज जो मेरे ऊपर बीत रही यही सबके ऊपर बीत रही होगी। तो मैं उन लोगों के बीच में रहते हुए मैंने जब इन लोगों की कभी भी, आज के 30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये लोग उस समय लखनऊ शहर में टेम्पो ऑटो ये सब पूरे शहर में घूम के चलते थे, इनको पूरे शहर में आने जाने का परमिशन था। तो उस समय इनकी एक छोटी सी परेशानियां इनके सामने आई कि शहर में प्रदूषण को लेकर के प्रशासन सख्त हो गया, और जब प्रशासन सख्त हो गया तो आए दिन गाड़ियों को बंद करना। मैंने फिर इन लोगों की दुख दर्द को देख करके मेरे अंदर एक जज्बा कि मैं कुछ करूं इन लोगों के लिए। तो मैंने इनके साथ चूंकि उठता बैठता था, फिर मैंने इनकी दर्द और इनकी दुख दर्द को मैंने अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि देखिए सर, इनकी गाड़ियां चल रही हैं, इनकी गाड़ी में अगर प्रदूषण है तो इनकी गाड़ी का प्रदूषण रोक के चेक कराया जाए। इनको मानक के आधार पर नहीं उतर रहे हैं तो इनको जो है इनकी गाड़ियां को वो करवाया जाए, मरम्मत कराई जाए, प्रदूषण जिससे भी प्रदूषण से निजात मिल सके। लेकिन चूंकि शासन प्रशासन ने हमारी बातों पर ध्यान कम देती थी, तो हमने उसको लेकर के यहाँ के डीएम, याद तो नहीं आ रहा, 30 साल पहले की बात है, शायद शुक्ला जी कोई थे, और रोमेन भंडारी या क्या माननीय राज्यपाल महोदय थे यहाँ के। मैंने अपनी बात उन तक पहुँचाई, फिर भी नहीं माना गया। मैंने उसको लेकर के लखनऊ विधानसभा पे धरने पे बैठ गए। उस धरने में मेरे साथ मेरे टेम्पो मालिक और चालकों ने मेरा भरपूर सहयोग किया। लेकिन फिर भी 2 दिन बीत गया, नहीं हमारी जब बात सुनी तो मैंने आमरण अनशन पे बैठ गए। 9 दिन में आमरण अनशन चला। शासन तक ये बात पहुंची। राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने तुरंत डीएम को बुला करके और उन्होंने इस पर ध्यान दिया और गंभीरता से लिया। चूँकि हमारी बात को एसपी ट्रैफिक महोदय, उस समय पूर्णिमा सिंह थी, बहुत अच्छी लेडीज़ थी, मैं उनका आज भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी लेडीज़ थी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान दिया और प्रदूषण के नाम पर जो गाड़ियों का बंद की जा रही थी उनको रोका गया। चूँकि हम लोगों को निजात मिली, अपनी अपनी गाड़ियों को ठीक ठाक से रखाव करने का समय मिला, तब वहाँ पर हमको
वहाँ के जब जो मौजूद शहर में टेम्पो टैक्सी ऑटो चलाते थे, उन लोगों ने एक नेता हमको मान लिया अपना। आप नेतृत्व कर हाँ, रहे थे। नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए हमको नेता मान लिया। और तब से लगातार मैं उनके बीच में उनकी सेवा करता रहा। उनकी आवाज जब जब उनके ऊपर कोई परेशानी आई, जब जब उनका शोषण किया गया, चूंकि अधिकारियों से लड़ने की औकात तो मेरी है नहीं, बात लेकिन हम जब जब कोई बात आई, मैंने आरटीओ महोदय, एसपी ट्रैफिक महोदय, डीएम माननीय शासन द्वारा, डीएम महोदय द्वारा उनकी बातों को पहुंचाया। संबंधित हाँ, लोगों ने उस पर ध्यान भी दिया। इसके बाद 2009 में एक मुद्दा फिर मेरे सामने आया कि लखनऊ शहर में टेम्पो टैक्सी को स्थान दिया जाए। उस समय लखनऊ के डीएम चंद्रभानु थे, उन्होंने सबको खड़ा कराने का हर थानों को आदेश दिया कि इनको सुरक्षित ढंग से खड़ा कराया जाए। हमको भी चूँकि हम पूरे लखनऊ शहर को तो नहीं देख सकते थे, हमारी इतनी औकात भी नहीं थी, हमारे पास इतना ना कोई संसाधन की व्यवस्था थी। बच्चे हमारे पढ़ रहे थे, बहुत छोटे छोटे थे, और इसलिए हम अपने बच्चों के पर ध्यान दें या लेकिन फिर भी हम इनकी समय समय पर इनके बीच में खड़े रहते थे। उन्होंने हम लोगों को खड़ा करने का जगह दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद 2016 में आया। 2016 में पूरे शहर में लखनऊ स्मार्ट सिटी या क्या जो भी हो, उनको लेकर के ये हुआ कि यहाँ से इनको हटाया जाए। मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में इसके लेके गया। वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2019 में स्पष्ट आर्डर किया गया। सरकार सुरेश चंद्र उपाध्याय बनाम स्टेट गवर्नमेंट सरकार दिया गया, लेकिन आज तक नगर आयुक्त महोदय ने लखनऊ शहर में कहीं भी क्योंकि ये गरीब हैं, ये बेचारे अपनी बात अगर अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इनकी बातें नहीं पहुंचती वहां तक। इसे वो आज तक उन्होंने कहीं पर इनको जगह नहीं दिया। ये रोड पे चलते रहते हैं, लाठियां खाते रहते हैं, डंडे खाते रहते हैं, जो है डंडे खाते रहते हैं, लेकिन वही है कि मरता क्या नहीं करता। फिर भी वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी गाड़ियां चलाते हैं, अपना रोड पे वो करते हैं। जब आप इस समय, मैं हमेशा अभी बीच में देखिए मेरा देश इतना संकट में था, मैं ऐसे अपने मुख्यमंत्री को बार बार प्रणाम करता हूं जो हिंदुत्व के नाम पर आज पूरे देश में, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा इस समय है, लेकिन आज मेरे पूरे देश तो में उनका नाम, पूरे विश्व में उनका नाम चल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को बार बार प्रणाम करता हूं कि आज जो हिंदू के नाम पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। आज नहीं तो हिंदुओं को कौन पूछा। देखिए, आपने अगर ये बात प्रश्न किया तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना एक ऐसा बीमारी थी जिससे पूरा विश्व परेशान था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ को, जो ऐसे काल में उन्होंने अपनी हिम्मत, ताकत और साहस से पूरे प्रदेश को संभाला। ये तो हम लोग तो बहुत छोटे आज कार्यकर्ता हैं उनके, बहुत छोटे कार्यकर्ता उनके हैं। हमारा भी फर्ज बनता था, हमने शुरू से ही गरीबों के बीच में बैठे, गरीबों के साथ रहे, इसलिए हमें गरीबों के दुख दर्द का एहसास था। जब मैंने देखा कि कोरोना काल में लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, तो मैंने उन कमाई को, जो कभी आपने सहयोग किया, कभी टेम्पो ड्राइवरों ने सहयोग किया, कभी मालिकों ने सहयोग किया, उससे एक एक रुपया जो जुटा करके मैंने अपने लिया। अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे भगवान आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे जिसके पास है वो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके पास है। उन्हें पैसे की क्या कमी, उनको जरूरत है, उन्हें पैसे की क्या आवश्यकता है जिनके पास राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो।
मेरे बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने मेरा हाथ बटाया, वो अपना रोजी रोटी चलाने लगे। आज ऊपर वाले माता जी की कृपा से, माँ विंध्यवासिनी, भगवान श्री रामचंद्र की जो है कृपा से आज मेरे पास, मुझे रोजी रोटी मेरी चल रही है, मेरे बच्चों की रोजी रोटी चल रही है। आज मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि पापा अगर आप समाज के लिए कुछ करो तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और मेरे बच्चों ने देखा, मुझे इस बात का एहसास दिलाया। मुझे इस बात का एहसास पहले से था, लेकिन मैं आर्थिक से मजबूर था, पैसों से। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा सहयोग किया। मैं 1 महीना 23 दिन लगातार, कम से कम एक, मुझे याद आ रहा है भैया कि उस समय कोरोना काल में एक वरिष्ठ आईएएस थे, ध्रुवचंद मिश्रा जी, मैं उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूं, ऐसे अधिकारी को, जो उन्होंने मेरे एक फोन को तुरंत उठाया और मैंने अपनी बात, अपनी दुख दर्द उनके सामने रखी कि सर मैं 1.5 महीना हो चुका है, मैं अपने घर पे, मैं यहाँ के पार्षद राम कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की, भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने मुझे मेरी मदद की, मैं उनका भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में उन्होंने भी मुझे कुछ सपोर्ट किया। जो आपका मिशन था उसमें हाँ, मैं डेली जो है सवेरे 200 आदमियों का खाना बनवाता था अपने दरवाजे पर, उसको लेके अपनी गाड़ी में रखता था और जिस जगह पे जाना था मुझे वहाँ पे बांटने के लिए नागरिक पुलिस द्वारा 2 कांस्टेबल भी मुहैया करा दी जाती थी। जाते थे, बांटते थे। उस समय मैंने उन घरों को देखा, उन गरीबों के बीच में जा जाके मैंने इस बात का एहसास किया कि धन्य हो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो उन्होंने इतनी महामारी के दौरान उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश, लगभग 23 करोड़ जनसंख्या हमारे प्रदेश की है, उन्होंने पूरे जब मैंने 200 आदमियों को संभालने में मेरी ये हालत होती थी, तो उन्होंने 2300 करोड़ जनता को कैसे संभाला, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री बाबा जी को। अच्छा, बहुत सारे लोग तो दरमियान घरों में बैठे रहते, डर नहीं लगता था आपको? देखिए, मौत और जिंदगी, मौत कभी किसी से पूछ के नहीं आती। अगर किसी के घर में कोई बच्चा रो रहा है, कोई तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, कोरोना को बीमारी थी, लोग डरते थे, लेकिन अगर हर आदमी डर करके अपने घरों में ही बैठ जाए तो उन लोगों को, उन लोगों का क्या होगा जो एक एक रोटी के लिए परेशान है। ऐसे में मैं अपने बच्चों के साथ निकलता था, जाता था, उनके दुख दर्द को सुनता था। अपने पास जो मैंने अपनी लोगों की, जो मुझे टेम्पो ड्राइवरों से 10 रुपया 5 रुपया मिलता था, उनमें से मैं रखता था, उसको लेकर के मैं उसी सारा पैसा मैंने उन लॉकडाउन के दौरान सब गरीबों के ऊपर लगा दिया। मैंने बराबर लेता हूँ। मैं तो, अब जब से हमारे बाबा जी ने उत्तर प्रदेश की कमान को संभाला है, तब से मैंने एक लक्ष्य, मैंने एक प्रण कर लिया है कि मुझे ये भगवा वस्त्र, ये हर महीने कम से कम 15 से 20 व्यक्तियों को इस भगवा को हिंदुत्व के नाम पर जोड़ने का, ये मैंने एक लक्ष्य, ये कसम खाई है और मैं जोड़ूंगा। सुंदरकांड पाठ वगैरह अभी बाबा को मुख्यमंत्री बने हैं, बाबा के मुख्यमंत्री जिस दिन बने थे मैं वहां गया था और वहां पे जनसंख्या भीड़ को देख करके मेरा सीना इतना चौड़ा हुआ कि अब हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अगर कोई है तो मात्र भाजपा है और कोई नहीं। और वहां से जब लौट के आया तो मैंने तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर पाठ और क्षेत्र के लोग, सम्मानित व्यक्तियों को, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर जी को बहुत मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम में शिकस्त दिए कि ये हमारे पार्षद रीना शुक्ला जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं। मैंने क्षेत्र के लोगों को भगवा वस्त्र पहना करके उनका सम्मान कराया और महिलाओं का सम्मान किया,
लोगों से हाथ जोड़ा कि हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है? आज मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हम लोग भी उनके सहयोग में आगे आएंगे तो ये देश आज नहीं तो कल, कहा गया है कि रुख बदल दूंगा हवाओं का, रुख बदल दूंगा हवाओं का, गर मेरा साथ निभाते रहिए, और जब भी आवाज उठाऊं तेरे हक के खातिर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। गंगा बदला जमुना बदला, गंगा बदला जमुना बदला, आक्रोश हमारा बदलेगा। कुछ तुम बदलो तो कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा, है? तो वो चीज मैंने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी के अंदर देखा है, और अब वो दिन दूर नहीं है जब हम खड़े होकर के और ये कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं।